हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी का स्वस्थ होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर्स है, वो हमारा जो रहने वाला है, वो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है क्लास 10 से लेकर और क्लास 10 के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा वो आज साइंस का रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी आप जैसे थंबनेल पर देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या टॉपिक रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में रहने वाला है। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पूरा जानकारी लेंगे, एक एक चीज को बकायदा हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत सारे अपने को बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उसमें कुछ भौतिकी होते हैं तो कुछ रासायनिक होते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो उनमें जो मुख्यतः आज हम बात करेंगे उनके बारे में करेंगे जो रासायनिक हो गए। कौन से हो गए? जो रासायनिक हो गए। और रासायनिक के अंदर कुछ तो अभिक्रिया होती है कि यानी रासायनिक अभिक्रियाएं आपस में होती है और कुछ न कुछ नया निर्माण होता है, या किसी रासायनिक समीकरण के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास अध्याय नंबर 1 है और अध्याय नंबर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम है। और हम शुरुआत करते हैं। तो यहां सबसे पहले देखो, हमारे बारे में मैं बताता हूं कि हम दुनिया के अंदर घूमते हैं, जब भी जहां तक भी हमारी नजरें घूमती हैं, जहां हम देखते हैं कि हमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब परिवर्तन क्या देखने को मिलता है कि जैसे हम लोग विद्यालय जाते हैं, कहां जाते हैं, देखो हर एक चीज को शुरू से जीरो से लगाकर शुरू करेंगे हम, यानी जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे, टॉप तक जाएंगे। ठीक है। तो यानी जैसे मान लिया कि हम स्कूल गए, तो भैया आपने स्कूल जाते समय जो बीच रास्ते में देखा होगा कि बहुत सारे हमें वस्तुएं देखने को मिलती है, कुछ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, कुछ जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो उनमें रोज कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब परिवर्तन क्या होता है कि जैसे मान लो कभी कोई जैसे एक पौधा लेते हैं तो पौधा एक छोटा होता है, धीरे धीरे देखते हैं कि वो रोज बड़ा होता जाता, कभी उस पे फल लगते हैं, कभी उसकी पत्तियां पक जाती है। तो यानी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सेम प्रोसेस जीवों के बारे में देखते हैं तो जीवों में भी इसी प्रकार से कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। या मान लो किसी पदार्थ को देखते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई चीज देखने को मिल जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे स्कूल का गेट होता है, लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। तो लोहे का जो होता है, तो लोहा जो होता है, लोहे के अंदर अपन गेट के ऊपर देखते हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो हमारा जो गेट होता है वो चू चू बोलने लग जाता है, या थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, या उसके ऊपर हल्का हल्का जंग लग जाता है। ये सारी चीजें देखी होगी। तो ये चीजें क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, ये सारी बातें आती है हमारे इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो यानी कहने का मतलब है कि दुनिया के अंदर हमने कई प्रकार के परिवर्तन देखे, और उन कई परिवर्तनों के अंदर सबसे पहले जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो हम बात करते हैं यहीं पर कि हम दैनिक जीवन में हमारे आसपास की वस्तुओं, सजीवों और हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। वस्तुओं और पदार्थों में होने वाले परिवर्तन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है। पहला परिवर्तन होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन होता है वो होता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए समझिए कि भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि ऐसा परिवर्तन, यानी कोई परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। यानी परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी उनके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है, उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लूं तो जैसे आप लोगों ने पानी देखा होगा, पानी को बेटा हम क्या करते हैं, कभी कभी फ्रीजर के अंदर रखते हैं। तो फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो हमें बर्फ जो है बर्फ बन जाती है, बर्फ प्राप्त होती है। अब जब बर्फ बनती है तो वो बर्फ का क्या हुआ, देखो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तो बना, लेकिन क्या पानी, बर्फ पानी नहीं है क्या? बर्फ बिल्कुल पानी है सर। हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, तो कहेंगे सर बर्फ तो पानी ही है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि परिवर्तन तो हुआ लेकिन उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं है। पानी था तो वापस क्या रहा? पानी ही रहा। ऐसे कैसे अगर अपन पानी को गर्म कर दे तो वो वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वाष्प भी हमारे लिए क्या है? पानी है। यानी उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
तो यही बात करते हैं कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनके फलस्वरूप पदार्थ का रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं हो, यानी क्या कह रहा है कि रासायनिक संगठन में कोई बदलाव ना हो और ना ही कोई नए पदार्थ का निर्माण हो। पदार्थ नया नहीं बनता है, वो क्यों वो पदार्थ रहता है। तो ये कह रहा है तथा परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो। देखो यहां बोल रहा है ना हो, ना होने का मतलब यही हो रहा है कि अपने को नए पदार्थ का निर्माण ना हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक परिवर्तन जो होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है बेटा, वो हमेशा उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। अब उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया कि सर उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? तो देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जिस कारण से कोई पदार्थ था, कोई वस्तु थी, उसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ, तो जिस कारण से वो परिवर्तन हुआ अगर उस कारण को मैं हटा दूं, क्या कर दूं, जैसे मैंने बताया कि पानी से हमारे पास बर्फ भी बनी, तो पानी से बर्फ बना किस कारण से बना? ठंडा करने की वजह से बना। अगर मैं उसको ठंडा करना बंद कर दूं, उसका कारण हटा दूं, उसे ठंडा नहीं करूं, तो वापस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पानी प्राप्त हो जाएगा। यानी उसका कारण हटाने पर जो वस्तु थी वो पुनः हमें प्राप्त हो जाती है, उसे कहा जाता है उत्क्रमणीय। क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय। तो ये कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, यानी उनके कारण हटाने पर हमें जो पुनः वस्तु है वापस प्राप्त हो जाएगी। जो वस्तु पहले थी वो की वो वस्तु हमें वापस प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद आता है कि जैसे पदार्थ की अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था चेंज होना, अवस्था जैसे मैंने बताया पानी से बर्फ बना तो पहले द्रव अवस्था में था, फिर वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। पानी से वाष्प बना दो तो वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में बदल गया? गैस अवस्था में बदल गया। तो यानी इसके जैसे हो गया कि पदार्थ की अवस्था बदलना, आकार बदलना। अब कोई कहेगा सर आकार कैसे बदलता है? तो देखो बेटा आकार कैसे बदलता है कि आकार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपन कोई पानी है, अगर उसको मान लो कटोरी में डालोगे तो वो किस आकार का हो जाएगा? कटोरी के आकार का हो जाएगा। अगर उसको आप ग्लास के अंदर डालोगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर आप उसे लोटे के अंदर डालोगे तो लोटे के आकार का हो जाएगा। यानी जैसा आप जिस पदार्थ के अंदर डालोगे वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन पानी तो पानी है, ऐसा तो है नहीं कि लो जी सर मेरे जब ग्लास के अंदर पानी था तो पानी था और जैसे मैंने लोटे के अंदर डाला तो लो सर मेरे तो शिकंजी बन गई। नहीं बनी भाई, वो पानी का पानी ही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि आकार में चेंज होना, उनकी आकृति में चेंज होना, ये परिवर्तन जो होते हैं कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास उदाहरण दे रखा है कि किसी धातु के छड़ को गर्म करना। किसी भी धातु को छड़ की गर्म करो, धातु की कोई छड़ है उसे गर्म करो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। धातु जो धातु की होगी वही धातु हमारे पास रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि सर जो है लोहे की धातु को, लोहा था, लोहे की छड़ थी और लोहे की छड़ को जैसे ही मैंने गर्म किया तो देखो मेरी जो छड़ है वो सोने की बन गई। नहीं बनने वाली। यानी लोहे की है तो वो कैसी रहेगी? लोहे की रहेगी। तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल में लवण और शर्करा का घोल, यानी जल के अंदर किसी लवण को घोल दो, शर्करा को घोल दो तो वापिस हम जल को अलग कर सकते हैं, लवण को अलग कर सकते हैं। फिर ऐसे कैसे शरबत या चाशनी बनाना और मोम का पिघलना। मोम का पिघलना तो आप इससे परिचित होंगे कि जब आप घर के अंदर दीपावली के दिन मोमबत्तियां जलाते हो तो उस मोमबत्ती में आपने देखा होगा ऊपर से पिघलती पिघलती वापस नीचे आती है और नीचे आके वो वापस जम जाती है। यानी जो मोम होता है वो मोम वापस जमने लग जाता है। कुछ मोम जल जाता है और कुछ मोम होता है वो वापस पिघल कर नीचे जम जाता है। तो ये पता हमारे पास भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के बाद आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन में। किसमें आते हैं कि भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बेटा? तो समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन बदलने का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो पदार्थ था उससे एक नया पदार्थ बन जाएगा। जैसे मान लिया कोई पदार्थ मेरे पास ए था, जब भी इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो कोई ना कोई पदार्थ बी बन जाएगा नया। एक कोई नया पदार्थ क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लूं मैं तो देखो दूध से दही, दूध था बेटा, दूध से दही बन गया। अब दूध से दही बना तो दूध से दही बना तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो दूध था, दूध हमने शाम को रखा, हल्का सा उसके अंदर जो खट्टी छाछ, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में कहें तो जावण,
यानी कि जो छाछ की बूंदे होती है उसको डालते हैं, जैसे एक दो बूंद उसके अंदर छाछ की डाल देते हैं और उसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं या कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद हमें दूध से क्या प्राप्त हो जाता है? दही प्राप्त हो जाता है। यानी उसके अंतर्गत परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन क्या हुआ कि परिवर्तन यह हुआ कि पहले दूध था, क्या था? दूध था, और अब नया पदार्थ बन गया, क्या बन गया? दही बन गया। वापिस दही से हमें दूध प्राप्त नहीं होता बेटा, और नहीं दही के अंदर जो होते हैं दूध के गुण होते हैं। दही के अंदर दूध के गुण थोड़ी होते हैं, तो दही के अंदर दूध के गुण नहीं होते, तो इसका मतलब ये हो गया कि नया पदार्थ बन गया। सेम प्रोसेस एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे लोहे का जंग में बदलना, लोहे से जंग में बदल जाना। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी लोहे की वस्तु होती है, लोहे की वस्तु धीरे धीरे क्या करती है? वातावरण में उपस्थित वायु के साथ, आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके जंग का निर्माण कर देती है। और जैसे जंग बनता है तो जंग में के अंदर लोहे के गुण नहीं होते। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, ये कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो अर्थात रासायनिक परिवर्तन की अगर परिभाषा पूछे हमें कि परिभाषा क्या होगी, तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? कि ऐसा परिवर्तन जिनके रासायनिक संगठन बदल जाते हैं और उसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके फलस्वरूप पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो तथा किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर दूसरा, हमने भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या देखा था कि भौतिक परिवर्तन होता था वो उत्क्रमणीय होता था। कैसा होता था? उत्क्रमणीय। लेकिन ये कैसा होगा? अनु उत्क्रमणीय। अनु उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जिस कारण से अपना पदार्थ में चेंज हुआ वो कारण हटा लो, भले कुछ भी कर दो, लेकिन हमें जो प्राप्त वापस पदार्थ था वो वापस हमें प्राप्त नहीं होगा। यानी पहले वाला पदार्थ था वो वापस हमें प्राप्त नहीं होगा। एक बार बदल गया सो बदल गया। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही को वापस बोलो नहीं भाई मेरा दूध वापस दे दे, तो वो दूध नहीं बना सकता। हाँ, दही से हम छाछ बना सकते हैं, दूध उससे घी निकाल सकते हैं, लेकिन दही से वापस हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई कि दूध से दही बनना एक परिवर्तन ऐसा है कि अब बदल गया, अब वापस हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो ये कह रहा है रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? अनु उत्क्रमणीय होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे पदार्थ का दहन, दहन का मतलब होता है जलना। किसी भी पदार्थ को जला दो, खत्म हो गया पदार्थ। लकड़ी देखी, लकड़ी को हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं हमें कोयला प्राप्त हो जाता है, या उसमें से कोयले से भी अगर छोटी चीज में जाए तो हमारी हिंदी भाषा में राख बोलते हैं, तो राख प्राप्त हो जाती है। अब वो तो खत्म हो गया भाई, क्या अपने को वापस राख या कोयले से हमारी लकड़ी प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। कोयला, पेट्रोल, लकड़ी आदि का दहन, यह मैंने बता दिया। श्वसन एक एवं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन भी हमारे लिए कैसी है? रासायनिक परिवर्तन है कि भाई जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें वापस कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वापस हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके बारे में हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर आएगा बायोलॉजी का, श्वसन तंत्र, हम उसके अंदर पढ़ेंगे, तो उस समय हम पूरा इसके बारे में जानकारी लेंगे कि भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से वापस कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बनती है। ठीक है, तो वो पूरा टॉपिक हम उसमें पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा फलों का पकना, कि जैसे फल पक जाता है, कैरी होती है, कैरी को पका दिया जाता है तो वो आम में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। अब वो आम में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या आम बनने के बाद वापस हम कैरी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कैरी अब खत्म हो गई। तो ये ऐसे कैसे? धातु का संसरण होना, कटे हुए सेब का भूरा होना, ये सारे एग्जाम्पल है। वो किसके एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यहां पर बेटा, हम अगला हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ कि भाई एक पदार्थ, देखो एक क्यों बोला मैंने, यहां दो या दो से अधिक भी बोल सकते थे, कहीं पर दो या दो से अधिक आते हैं, लेकिन एक या एक से अधिक की बात कर रहा हूं मैं। यहां बोल रहा हूं मैं एक या एक से अधिक, क्योंकि अकेला पदार्थ भी कन्वर्टेशन हो सकता है, दो पदार्थ भी आपस में चेंज हो सकते हैं,
और 3 पदार्थ भी आपस में अभिक्रिया करके कुछ न कुछ नया बना सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अंतःक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, आपस में अभिक्रिया के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी रासायनिक गुण उनके जो होते हैं, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, यानी जो उनके रासायनिक संगठन होते हैं वो नए पदार्थ से भिन्न होते हैं। जो पहले पदार्थ था उससे कुछ भिन्न पदार्थ के रासायनिक गुण हो गए और वो नया पदार्थ बनेगा। ऐसे पदार्थ, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यानी हमारे पास आ गया कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अंतःक्रिया के द्वारा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ के रासायनिक गुण जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर देखो यहां बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे मान लिया एक पदार्थ ए था, दूसरा पदार्थ बी था, ये दोनों आपस में मिले और एक नया पदार्थ सी बन गया और साथ में डी बन गया। कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि क्या बन रहा है। मान लिया पहला पदार्थ ए था, दूसरा बी था, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, सी भी बन गया या डी भी बन गया या 2 से अधिक भी बन सकते हैं या एक भी बन सकता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, ये जो पदार्थ भाग ले रहे थे, इन भाग लेने वाले पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, या फिर कह सकते हैं क्रियाकारक। क्या कह सकते हैं? जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनको बोलते हैं हम अभिकारक या फिर कह सकते हैं क्रियाकारक, ठीक है। फिर इसके बाद जो अभिक्रिया के अंदर बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, या बोल सकते हैं क्रियाफल। क्या बोल सकते हैं? क्रियाफल। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोला जाता है और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। इसके बाद आता है कि मान लो कि अभिकारक या उत्पाद, जो अभिकारक और ये उत्पाद है, ये दोनों की संख्या अगर मान लो 2 या 2 से अधिक होती है, कितनी होती है? 1 होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 या 2 से अधिक होती है तो उनके बीच, उन पदार्थों के बीच प्लस का निशान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्लस का निशान लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उसके अंदर प्लस का निशान लगाया जाता है। और दूसरी चीज है कि जो अभिकारक और उत्पाद होता है उनके बीच में क्या लगाया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है। और ये जो तीर का निशान होता है हमेशा किस तरफ रहता है? उत्पाद की ओर रहता है। किधर रहता है? जो उत्पाद बन रहा है हमारे पास उस उत्पाद की तरह रहता है। और जब उत्पाद की तरह रहता है तो ये अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। दिशा को दर्शाने का मतलब हो गया कि ये चीज से ये चीज बन रही है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। तो यहां तक की बात समझ में आई अपने को। तो यही कह रहा है, देखो यहां पर कि अभिकारक और उत्पाद के बीच की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं और अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। तीर सदैव उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। तो यहां तक आप जो कहानी है आपको पूरी समझ में आ गई कि नहीं आई? अब इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है हमारे पास रासायनिक समीकरण। किस रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखो पाठ का नाम ही हमारा क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कि किसी भी चीज को उनके संकेतों के रूप में बताना। किसके रूप में बताना? संकेतों के रूप में बताना क्या कहलाता है? उसका समीकरण कहलाता है। जैसे मान लिया तो यहां अपने पास रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, क्या बात कर रहा हूं मैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहां पर बात आ गई हमारे पास रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लिया एक रासायनिक अभिक्रिया थी हमारे पास कि भाई जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और हमारे पास एक नया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया थी। अब रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ऐसे अगर अपन हिंदी में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, यानी और लिखने में भी हमें समस्या होगी, बार बार ये। तो उनके लिए हमने प्रतीकों का उपयोग किया। प्रतीक कौन से? जैसे मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं MgO।
तो जो हमने इस प्रतीकों के रूप में इसे लिखा, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हम कह देंगे कि ये हमारा रासायनिक समीकरण है, और रासायनिक समीकरण जो होता है हमेशा संतुलित करके लिखा जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण क्या क्या होते हैं। तो ये सारी बातें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? अगले टॉपिक के अंदर, यानी अगले वीडियोस के अंदर, अगला हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जहां तक हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? तो देखो, आपको करना क्या है, अपने नोट साथ ही साथ बनाते रहना है, और अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर हमेशा रहना है, और रोज के रोज अपने को जो चीज पढ़ाई जाती है उसको तुरंत हाथों हाथ क्लियर कर दो। जो चीज डाउट होता है तो हमें बता दीजिए सर हमें ये डाउट है, नहीं तो आप अपने अगले स्तर के लिए तैयार रहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज से आप पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाइए और तन मन से समर्पित होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यदि आप पढ़ने के लिए आए हो तो आप बहुत सही जगह पर आए हो, और अगर टाइम पास के लिए आए हो तो आप गलत जगह पर आ गए हो। आप जाइए व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वहां रील देखिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और अपना समय खराब करके वापस चले जाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।